नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श शाह। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर लेकर हम आपके साथ जुड़े हैं। जिस तरीके से जानकारी है कि इजराइल को लेकर और इजराइल और आसपास के इलाके में तनाव लगातार बरकरार है और कल हिजबुल्लाह की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया और पहली बार इतनी बड़ी कैजुअलिटी इजराइल के सैन्य बेस पर देखने को मिली, जहां पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक के बाद 4 सैनिक मारे जाने की खबर है, जिसको लेकर बाद में आईडीएफ की तरफ से भी स्वीकृति दी गई और 60 से ज्यादा इजरायली सैनिक घायल हैं। तो लगातार ये तनाव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अलग अलग बयानबाजी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला गरमाया उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठना शुरू हुए। लेकिन सवाल ये है कि हिजबुल्लाह जिस रणनीति के साथ अटैक इजराइल के ऊपर कर रहा है, क्या इजराइल का आयरन डोम सिस्टम उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा है, या हिजबुल्लाह ने इसका कोई अचूक रास्ता ढूंढ लिया है? क्योंकि अगर सैन्य बेस तक हिजबुल्लाह का ड्रोन पहुंच जा रहा है और इजराइल के सैन्य बेस पर इतना बड़ा हमला हो रहा है, तो इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में आप देखिए, अमेरिका लगातार इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका की तरफ से इजराइल को थर्ड सिस्टम देने की भी बात हुई, जिसको लेकर के भी ईरान ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। तो क्या परिस्थितियां बन रही हैं, और ये जो हमला हुआ उसके बाद और उसके पहले जो माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है, उसको देखते हुए आगे क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ जानना समझना बेहद अहम है। मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए। प्रणय, स्वागत है आपका। और बड़ा अहम है इस बात को समझना, क्योंकि इस पूरे रीजन में तनाव खत्म होने के बजाय और बढ़ता ही दिख रहा है, और जिस तरीके से घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो पूरा अपडेट लेटेस्ट क्या है, जरा वो साझा कीजिए दर्शकों के साथ। आदर्श, जिस तरीके से आपने बताया, जो भूमिका आपने बनाई, जाहिर तौर पर पश्चिम एशिया के अंदर इस समय टेंशन का पारा बेहद हाई है और खासतौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से जो हमला किया गया है, वो कहा जा सकता है कि ये हिजबुल्लाह का बड़ा पलटवार है इजराइल के ऊपर। इजराइल के 4 सैनिकों का मारा जाना, और वो भी इजराइल के गोलानी एयरबेस के ऊपर होना हमला, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। इजराइल के एयरबेस के ऊपर जहाँ प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर अगर हमला हो जाता है, खासतौर पर उस हिजबुल्लाह की तरफ से, आदर्श ये समझना ज़रूरी है कि इस ड्रोन अटैक के मायने क्या हैं। इस ड्रोन अटैक के जरिए हिजबुल्लाह ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसकी पलटवार की जो कैपेसिटी है, यानी इतनी बमबारी के बावजूद वो इजराइल पर वार करने की क्षमता रख रहा है, वो वार कर पा रहा है। ये अपने आप में हिजबुल्लाह की तरफ से एक पावर स्टेटमेंट जिसे आप कह सकते हैं, ये एक पावर स्टेटमेंट दिखाने की कोशिश की है। जाहिर तौर पर इसका पलटवार अब इजराइल की तरफ से आएगा। इजराइल की तरफ से आएगा क्योंकि लगातार बेरूत से लेकर इजराइल के लेबनान के कई इलाकों के अंदर इजराइल की बमबारी का सिलसिला लगातार जारी है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, और इसके अंदर सबसे बड़ा खतरा जो आ रहा है, जिसके अंदर सीधे सीधे भारत की चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं, आदर्श, और वो चिंता है कि वहां पर जो यूएन पोस्ट हैं, क्योंकि 2006 का जो समझौता हुआ था, 2006 के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन हुआ था, और उसके बाद इजराइल और लेबनान की सीमा के ऊपर संयुक्त राष्ट्र की सेना तैनात है, और इसके अंदर इजराइल, सीरिया और लेबनान के ट्राई जंक्शन के ऊपर भारतीय सैनिक भी इस यूनिफिल के अंदर तैनात है वहां पर, और इस पूरे इलाके के अंदर क्रॉस फायर हो रहा है। 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले 3 दिनों के अंदर, जिसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के, यानी जो ब्लू बैरक कहे जाते हैं, शांति सैनिक कहे जाते हैं, उन शांति सैनिकों की पोस्ट के ऊपर भी इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हम इसे रिग्रेट करते हैं कि यूएन की पोस्ट को निशाना बनाना पड़ा है, या वो इस क्रॉस फायर में फंस रहे हैं। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि हिजबुल्लाह इसे एक आड़ की तरह इस्तेमाल कर रहा है, इसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और खासतौर पर जो यूएन की पोस्ट होती हैं, यूएन के स्कूल्स वहां पर चलते हैं, उनको ठिकाना बना के वहां से जो है वो एरियल ऑब्जेक्ट्स हैं वो छोड़े जा रहे हैं। इजराइल के उत्तरी इलाके के अंदर निशाना बनाया जा रहा है। तो आप इस डायनामिक को समझिए। लेकिन यहां पर जिसका जिक्र आपने किया, वो भी एक बहुत बड़ा और एक पेचीदा होता हुआ पहलू यहां पर नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने जो वार किया है, उसके साथ साथ एक बड़ा टेंशन खड़ा हो रहा है कि क्या इजराइल ईरान के ऊपर 1 अक्टूबर की घटना के बाद वार करेगा, और अगर वो वार करेगा तो वो कहां वार करेगा, और वार करने के बाद में ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया आती है, तो इससे ये टेंशन और बढ़ रहा है। और जो थर्ड मिसाइल का डिप्लॉयमेंट आपने जिसका जिक्र किया, वो अमेरिका की तरफ से इसी दलील के साथ किया जा रहा है कि इजराइल को बचाने के लिए वो अपना मिसाइल सिस्टम भी तैनात करने जा रहा है, और वो अपने सैनिकों को भी तैनात करने जा रहा है। अमेरिका के करीब 100 सैनिक तैनात होने जा रहे हैं, और ये पहली बार ऐसा मौका होगा कि थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो अमेरिका से बाहर किसी मुल्क के अंदर तैनात हो रहा है, और साथ ही अमेरिका के सैनिक इजराइल में पहली बार तैनात हो रहे हैं। जी, क्योंकि देखिए, लगातार इस स्थिति को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थर्ड मिसाइल सिस्टम, जो कि बड़ा एक स्ट्रॉन्ग वेपन माना जाता है अमेरिका का, वो इजराइल को दे रहा है अमेरिका। दूसरा, अमेरिकन सोल्जर्स भी वहाँ पर होंगे। प्रणय, बड़ी परिस्थिति को मैं समझने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईरान लगातार इसको लेकर सवाल उठाता रहा है, और अब जिस तरीके से ईरान हिजबुल्लाह की जंग में यूएस इजराइल की मदद करने के लिए सामने आ रहा है, तो जो नई परिस्थितियाँ बनेंगी, जो एक वर्ल्ड ऑर्डर जिसकी हम लगभग हर बार चर्चा करते रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है तो उसमें कैसा बिखराव या कैसी एकता देखने को मिल सकती है, यहाँ पर वो देखना होगा कि ये तनाव खत्म करने की स्थिति बनेगी या और आग को भड़काने की स्थिति बनेगी।
देखिए, यहाँ पर तो फिलहाल स्थिति ये हो गई है आदर्श कि यहाँ पर बारूद का ढेर इकट्ठा होता चला जा रहा है। इसमें ज़रा सी भी चिंगारी जो है एक बड़े विस्फोट को जन्म दे सकती है, क्योंकि अभी टेंशन्स बिल्डअप हो रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो ईरान पर वार करेगा। ईरान का कहना है कि अगर उसके ऊपर किसी तरीके का वार किया गया, उसके मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स को निशाना बनाया गया, तो उसके बाद ईरान के विदेश मंत्री की भाषा में अगर मैं कहूँ तो उन्होंने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए फिर किसी तरीके की कोई सीमा, कोई मर्यादा या रेड लाइन नहीं होती है। यानी ईरान की तरफ से भी कहा गया है कि अगर उस पर वार किया गया, इजराइल की तरफ से वार हुआ, तो उसका जवाब ईरान की तरफ से दिया जाएगा। यानी दोनों तरफ से हथियार तैयार हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे को पैंतरे दिखाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका अगर बीच में खड़ा हुआ है तो एक तरीके से एक बड़ा स्टेटमेंट, ग्लोबल सिस्टम के हिसाब से अगर देखें, बड़ी रणनीति के हिसाब से देखें, तो अमेरिका ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। एक तरीके से खुली चुनौती है ईरान को कि अगर आप वार करते हैं, अगर ईरान वार करना चाहता है तो उसे अमेरिका पर वार करना होगा, क्योंकि अमेरिका भी वहां मौजूद है। और जाहिर तौर पर थर्ड मिलिट्री सिस्टम है, मिसाइल सिस्टम है, तो वो कहां तैनात होगा? थर्ड मिलिट्री सिस्टम जो मिसाइल सिस्टम है वो तैनात होगा इजराइल के मिलिट्री बेसिस पर। और ईरान अगर वार करेगा तो वो इजराइल के मिलिट्री बेसिस को वार करेगा। ऐसे में अमेरिका के सैनिकों और अमेरिका के सिस्टम्स के निशाना बनने की आशंका बढ़ती है। यानी अमेरिका ने जानते बूझते ये स्टेटमेंट दिया है, अमेरिका ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो ईरान को खुले तौर पर चुनौती दे रहा है। ऐसे में अब ये ईरान को तय करना है कि क्या वो इजराइल के ऊपर किसी तरीके का वार करना चाहेगा। हालांकि अभी तो पहली प्रतिक्रिया का इंतजार किया जाना चाहिए कि इजराइल क्या ईरान के ऊपर वार करता है। जो 1 अक्टूबर का बैलिस्टिक मिसाइल हमला हुआ था, अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है आदर्श, उसमें कहा गया है कि 13 अप्रैल को जो ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक किया गया था और उसके बाद 1 अक्टूबर को जिस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल का हमला हुआ था, ये जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये खासतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में ही कामयाब है। और हाल के दिनों में हमने देखा है कि तमाम सुरक्षा, तमाम दावों के बावजूद, चाहे डेविड स्लिंग हो, चाहे एरो हो या आयरन डोम सिस्टम हो, 3 लेयर का ये पूरा जो मिसाइल छतरी है उसमें भी कई जगह छेद देखने को मिले हैं। और खासतौर पर ये जो ड्रोन हमला हुआ है गोलानी के एयरबेस के ऊपर, और साथ ही बेनियामा एक जो जगह है वहां पर करीब 60 लोग इसके अंदर घायल हुए हैं इस ड्रोन अटैक के अंदर। तो उसके बाद जो इजराइल की जो छतरी है उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, चिंताएं हो रही हैं। और ऐसे में ये जो टेंशन बढ़ रहा है, ये टेंशन को और बढ़ाता है, खासतौर पर अमेरिका की इस एंट्री के साथ। जी, मैं एक चीज़ आपसे समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि लगातार जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, पहले इजराइल की तरफ से हमला होता है ईरान के अंदर, उसके बाद फिर ईरान की तरफ से मिसाइलों की एक कहा जाए कि बारिश कर दी जाती है, लेकिन तब तो आयरन डोम सिस्टम इनके पास मौजूद था और उसकी वजह से काफ़ी हद तक इजराइल बच पाया। लेकिन उसके बावजूद दुनिया भर के कई देश इस तनाव को ख़त्म करने की लगातार अपील दोनों ही तरफ से करते रहे, लेकिन वो अपील काम करती नज़र नहीं आ रही है। प्रणय, क्यों? क्योंकि लगातार अभी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जो तमाम बातें आप बता रहे हैं, यूएस की सिचुएशन इस पूरे मामले में मैं देखूं तो क्या यूएस इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर अमेरिका की तरफ से कोशिश होती कि शायद स्थिति शांत हो दोनों तरफ से, तो वो दोनों तरफ से बातचीत के जरिए होती, बजाय इसके कि एक को हम कुछ ऐसा मजबूत स्ट्रॉन्ग वेपन सिस्टम दें और दूसरी तरफ से बयानबाजी करते रहें, और एक तरफ हम अपने सैनिक तैनात कर दें, दूसरी तरफ को धमकी देते रहें। तो परिस्थिति क्या वाकई ऐसी बन रही है या इसके अंदर खाने और भी बहुत कुछ चल रहा है ताकि एक नया ऑर्डर, नया सिस्टम क्रिएट किया जा सके? देखिए आदर्श, बहुत ही उलझी हुई और पेचीदा स्थिति है। अमेरिका की तरफ से शांति समझौते के लिए पीस फार्मूले का प्रस्ताव पहले से आ चुका है, और न तो उस पर इजराइल ने हामी भरी है, न हमास ने हामी भरी है। ईरान का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उस समय तक ईरान इस टेबल के ऊपर था नहीं। लेकिन उस मामले को लेकर चीजें अभी भी पेचीदा हैं और इजराइल के ऊपर लगातार हमलों का सिलसिला जारी रहा। जहां तक इजराइल का सवाल है, हमें यह समझना होगा, इसको एक एक तरीके से समझते हैं। सबसे पहले इजराइल और ईरान का इक्वेशन समझिए। इन दोनों के बीच में दुश्मनी है, और इस दुश्मनी के बीच में अगर इस तरीके से हमले होते हैं, एक दूसरे पर सीधे वार होता है, तो न तो इजराइल के लिए इसको बर्दाश्त करना मुमकिन है कि ईरान ने उसके ऊपर 200 मिसाइलें दागी हैं और इजराइल की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। तो इजराइल जिस तरीके का स्टेट है, जिस तरीके का मुल्क है, ऐसे में उस सरकार को, बेंजामिन नेतन्याहू को, उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को यह दिखाना है कि वो अपने जनता की रक्षा कर सकते हैं, और इजराइल और ईरान को इस मिसाइल हमले की सजा वो जरूर देंगे। उसी तरीके से ये बहुत प्रेशर बढ़ चुका था ईरान के ऊपर भी कि ईरान ने अगर इस्माइल हानिया की मौत का बदला नहीं दिया, इसके अलावा जो हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला वो नहीं लेता है, उसके ऊपर जो मिसाइल अटैक हुआ था उसका बदला अगर नहीं लेता है, तो ईरान के अंदर अयातुल्लाह खमनेई और मसूद पेज़ेश्कियान की जो सरकार है उनके लिए संकट खड़ा हो रहा था। तो यानी ये राजनीतिक मजबूरियों के बीच में फंसे हुए जो निज़ाम है, वो अपने आप अपनी पोजीशंस को बचाने के लिए कहीं न कहीं जो फौजी साधन है उनका सहारा ले रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका को यह समझना जरूरी है कि अमेरिका में इस समय चुनाव हो रहा है, और उस चुनाव के अंदर इजराइल का साथ देना, जो पूरी लॉबी है
उसके लिए, उसके लिहाज से अमेरिका की एक तरीके से मजबूरी भी आप कह लीजिए कि वो इजराइल के साथ खड़ा होना दिखना ही है उसे किसी भी हालत में, खासतौर पर चुनावी माहौल के अंदर। न तो जो बाइडन और कमला हैरिस ये अफोर्ड कर सकते हैं और न ही रिपब्लिकन पार्टी के नेता के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि इजराइल का साथ इस समय में छोड़ा जाए। इसलिए ये अमेरिका की मजबूरी भी है। और आप देखें कि पिछले 3 महीनों के अंदर अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड, जो खास तौर पर अफगानिस्तान से लेकर इराक से लेकर ईरान से लेकर इजराइल तक, मेडिटेरेनियन तक, इस पूरे इलाके में, यानी अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक, इस पूरे इलाके के अंदर सिक्योरिटी इंश्योर करती है। उसने अपनी जो जहाजी बेड़ा है उसको मजबूत किया है। यूएसएस अब्राहम लिंकन जो कि विमान वाहक पोत है उसे तैनात किया गया है, खासतौर पर अदन की खाड़ी के इलाके के अंदर, फारस की खाड़ी के इलाके के अंदर। और इस तमाम इस जगह पे अमेरिका ने अपनी सैनिक मौजूदगी को बढ़ाया है, केवल ये अश्योर करने के लिए कि वो इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ईरान को डेटर करना है, ईरान को ये मैसेज देना है कि अगर आप इस लड़ाई के अंदर सीधे कूदे तो आपका जो निशाना है या आपका जो सीधा झगड़ा है, सीधा युद्ध है, वो अमेरिका से होगा। एक तरीके से अमेरिका का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पहला मौका है जब अमेरिका सीधे तौर पर वेस्ट एशिया में इस तरीके से फौजी डिप्लॉयमेंट के साथ खड़ा हो गया है ईरान के साथ में। क्योंकि अगर अमेरिका के किसी बेस के ऊपर, अमेरिका के सैनिकों के ऊपर हमला हुआ तो ऐसे में दरवाजा खुल जाएगा कि क्या अमेरिका इस लड़ाई के अंदर सीधे कूदेगा, क्या वो ईरान को निशाना बनाएगा। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत ही विस्फोटक स्थिति बन चुकी है। अगर इस तरीके की स्थितियां बनती हैं, इसमें जरा सी भी चिंगारी जो है वो एक बड़े विस्फोट को जन्म दे सकती है। इस तरीके की विस्फोटक स्थिति इस समय यहां पर बन चुकी है। जी, एक चीज़ बड़ा अहम है समझना। देखिए, अमेरिका का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन मैं अमेरिका से पहले ये समझना चाहूँगा, क्योंकि लगातार हम इसकी बात करते रहे। हिजबुल्लाह, जिसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे, इजराइल भी सवाल उठाता रहा, और ये भी कि कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से पूरा समर्थन, पूरी मदद, वो चाहे हथियारों को लेकर हो, सिस्टम, लॉजिस्टिक, तमाम चीज़ों को लेकर हो, ईरान की तरफ से मिलती रही और कुछ देशों के नाम भी लिए जाते रहे। हिजबुल्लाह इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? वो आयरन डोम सिस्टम इजराइल का, जिसकी तारीफें पूरी दुनिया भर में की जाती हैं, उसको भी वो भेद ले रहा है। उसके ड्रोन वहाँ तक पहुँच जा रहे हैं, इजराइल के आर्मी बेसिस तक, एयरफोर्स बेसिस तक पहुँच जा रहे हैं। देखिए, संसार में कोई भी सिस्टम फूल प्रूफ नहीं होता है। जहां तक इस सिस्टम की अगर बात की जाए, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक 3 लेयर का सिस्टम है, जिसके अंदर आयरन डोम है, इसके अलावा डेविड स्लिंग है और उसके बाद एरो सिस्टम है। ये 3 स्तर की एक छतरी है जो कि इजराइल और इजराइल के पूरे इलाके को प्रोटेक्ट करती है। यानी कोई मिसाइल यदि आती है, कोई प्रोजेक्टाइल यदि आता है, तो पहले उसे एरो सिस्टम मारने की कोशिश करता है। उसके बाद अगर वो वहां से खत्म नहीं होता है तो उसके बाद डेविड स्लिंग एक दूसरा सिस्टम है जिससे उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। और सबसे नीचा जो स्तर है वो आयरन डोम का है, यानी इस माना जाता है कि ये सबसे मजबूत छतरी है। और यहां पर तो अगर इन दोनों से बचने के बाद भी अगर कोई प्रोजेक्टाइल आया तो उसे यहां पे तो खत्म कर ही दिया जाएगा। लेकिन ये तमाम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम होते हैं, आदर्श जरा इसे टेक्निकली समझने की कोशिश करिएगा कि ये तमाम जो मिसाइल सिस्टम्स होते हैं ये रडार्स पे निर्भर होते हैं। यानी रडार किसी प्रोजेक्टाइल को देखता है, पकड़ता है, आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद मिसाइल्स लॉन्च होती हैं उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन इनकी कैपेसिटी होती है, यानी एक रडार एक बार में कितने जो प्रोजेक्टाइल्स हैं या कितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रैक कर सकता है। यदि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा का प्रोजेक्टाइल आता है तो उसमें इस बात की संभावना होती है कि वो कहीं ना कहीं चूक जाए। जैसा इजराइल के साथ में हुआ था 1 अक्टूबर को, ईरान ने जब 200 मिसाइलें एक साथ दागी थी। आप देखिए, ईरान ने भी 200 मिसाइलें क्यों दागी? क्योंकि इस उम्मीद के साथ, या कह लीजिए इस भरोसे के साथ कि कोई ना कोई मिसाइल तो गिरेगी, क्योंकि इतनी सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स जब आती हैं तब आसमान के अंदर न तो रडार के लिए ट्रैक करना मुमकिन हो पाता है, न मिसाइल्स जो उसको काउंटर करने के लिए फायर की जाती हैं वो कर पाती हैं। तो ऐसे में कुछ जगह नुकसान होगा ही होगा, इस भरोसे के साथ में ईरान ने दागा था। लेकिन दुनिया के आश्चर्य के लिए मानिए कि या जो सैनिक तकनीक है उसका भरोसा कहिए कि जो 200 मिसाइलें थी उनमें से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। दोनों 200 मिसाइलों को अधिकतर को नष्ट कर दिया गया। कुछ गिरी भी सही तो ऐसे इलाकों के अंदर गिरी जहां पर बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पेनिट्रेट उन मिसाइल्स ने भी किया था। ये जो ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स जनरली लो ऑल्टीट्यूड के ऊपर उड़ते हैं और उन्होंने जाके एक स्पेसिफिक एक टारगेट था उसको निशाना बनाया। ये एक मिलिट्री बेस था। इससे पहले हमने देखा है सऊदी अरब में हूथियों ने इस्तेमाल किया था स्वाम अटैक जिसे कहा जाता है, यानी बहुत सारे ड्रोन एक साथ जब जाते हैं। अरामको का एक जो ऑयल रिफाइनरी था सऊदी अरब का, उसे निशाना बनाया गया था और उसे नष्ट किया गया था। लेकिन इजराइल के एयरबेस के ऊपर हिजबुल्लाह का ये अटैक करना एक तरीके से हिजबुल्लाह का ये स्टेटमेंट है। और अभी भी ये माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह का पूरा तंत्र, हिजबुल्लाह के बड़े नेता भले ही मारे गए हों, लेकिन
हिजबुल्लाह का जो पूरा मिलिट्री सिस्टम है, उसके पास जो रॉकेट का जखीरा है वो खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इस पश्चिम एशिया के इलाके में देखें आदर्श, तो अगर किसी के पास, किसी गैर देश के पास में सबसे ज्यादा हथियार किसी समूह के पास में है तो वो हिजबुल्लाह है। हिजबुल्लाह के पास रॉकेट का जखीरा है, साथ ही जमीन के नीचे जो टनल का सिस्टम हमास का था उससे ज्यादा बड़ा सिस्टम जो है, जिसे इमाद सिस्टम कहा जाता है, ये हिजबुल्लाह के पास में मौजूद है और हिजबुल्लाह उसी का इस्तेमाल करता है। और इसीलिए आप देखिए कि बंकर जो बस्टर बम्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया था इजराइल की तरफ से हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए, क्योंकि जमीन से 60 मीटर नीचे जो है एक जो सेफ चेंबर कहा जा सकता है, वहां पर हसन नसरुल्लाह और जो हिजबुल्लाह के नेता थे, हिजबुल्लाह के जो लीडर्स थे, वो वहां पर मीटिंग कर रहे थे और उसे निशाना बनाया गया था। इसके अलावा काफी बड़ी वेपनरी का इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, केवल इसीलिए क्योंकि वो ये जानता है कि हिजबुल्लाह के पास में जमीन के नीचे भी बड़ा हथियारों का जखीरा है। और ये जो अटैक हुआ है गोलानी एयरबेस के ऊपर, ये बताता है कि हिजबुल्लाह के पास में अभी भी ये कैपेसिटी है और वो यही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास न केवल हथियार हैं बल्कि उसके पास एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी है जो कि अटैक लॉन्च कर सकता है। क्योंकि इस तरीके का अटैक लॉन्च करने के लिए कहीं ना कहीं किसी संगठन के अंदर कोई तो कमांड स्ट्रक्चर होता है जो अप्रूव करेगा, जो कहेगा कि हाँ भाई इस समय लॉन्च करना है, इस बेस को निशाना बनाया जाना है। तो ये एक स्टेटमेंट देने की कोशिश हो रही है। जाहिर तौर पर ये जो घटना हुई है इसके बाद इसका बड़ा और तगड़ा पलटवार इजराइल की तरफ से होगा। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि एक घटना होती है तो घटना के बाद उसकी प्रतिक्रिया का पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है और ये चेन रिएक्शंस जो है वो स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना रही है। लगातार यहाँ पर ये हमलों का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है और अभी जो सवाल आपने पूछा था कि ये लड़ाई खत्म होने की बजाय अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये बढ़ती ही जा रही है और अगर ये इतनी बढ़ गई तो क्या ये और बड़े इलाके या दूसरे देशों को भी अपनी जद में ले सकती है? यही एक सबसे बड़ी आशंका है जो इस समय पूरी दुनिया के सामने है। ये बड़ी अहम बात आप कह रहे हैं। एक और अहम बात मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि देखिए लगातार इजराइल की तरफ से लेबनान पर हमला किया जा रहा है और वहाँ पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह जो है वो इजराइल को निशाना बना रहा है। सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से ये पूरी लड़ाई को हम देख रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत कुछ निर्भर उस पर भी करेगा। प्रणय, मैं दोनों की तरफ से ही समझना चाहूँगा, क्योंकि एक तरफ इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा नज़र आता है, हिजबुल्लाह की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ईरान बार बार उन लोगों की मदद करता हुआ नजर आता है। लेबनान को लेकर ये कहा जा रहा था कि लेबनान की तरफ से इजराइल पर इस तरह का हमला नहीं हो सकता, लेकिन अब तो वो भी हम देखने को मिल रहा है। तो परिस्थिति बहुत जटिल हो गई है उस पूरी रीजन में। देखिए, इसमें यह समझना पड़ेगा कि इजराइल एक देश है। इजराइल की जो सैन्य क्षमता है वो दुनिया के अंदर एक स्थापित सैन्य क्षमता है। इसलिए इजराइल का न तो हमास से कोई तुलना हो सकती है, न हिजबुल्लाह से कोई तुलना हो सकती है। हाँ, ईरान से आप तुलना कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों देश हैं, लेकिन ईरान सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं है, बल्कि वो प्रॉक्सीज जैसा कहा जा सकता है। ये ईरान समर्थित गुट हैं, चाहे हजदल शाबी हो जो कि इराक में हो, उसके बाद आप सीरिया के अंदर आ जाइए तो वहाँ कुछ शिया समूह हैं, उसके बाद आप इस इलाके के लेबनान इलाके के अंदर आ जाइए तो ईरान और इजराइल के बीच में सीधे तौर पर कोई सीमा नहीं है। लेकिन उसके वहां से ईरान से लेकर अगर आप देखें नक्शे के ऊपर तो एक पूरा कॉरिडोर बनता है जिसे कॉरिडोर ऑफ रेजिस्टेंस ईरान कहता है कि ये वो समूह हैं, ये वो देश हैं। और आप पुरानी अदावत समझिए कि इजराइल के वजूद को अस्वीकार करता है ईरान ये कहता है कि ये कब्जे की जमीन है, दरअसल ये एक ज़ायनिस्ट निजाम है जिसे यहाँ होने का हक नहीं है। और इजराइल का कहना है कि अगर उसके वजूद पर इस तरीके का खतरा है, एक देश उसे ये स्वीकार ही नहीं करता है, एक देश ये मानता ही नहीं है कि इजराइल को रहने का भी हक है, तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। अगर सैन्य क्षमता के लिहाज से देखा जाए तो कोई मैच नहीं है। हमास एक छोटा सा समूह है, लेकिन इस देश को डिस्टर्ब करने की क्षमता को अगर आप देखें तो जाहिर तौर पर इन तमाम समूहों के पास में वो क्षमता होती है, क्योंकि इन्हें बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपनरी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं आदर्श कि जो पानी की पाइपलाइन थी, पानी के पाइप से रॉकेट किस तरीके से बनाए जाएं, ये काबिलियत हमास ने हासिल कर ली थी। ये पानी के पाइप जो कि कब्जे के समय या कह लीजिए कि जिस समय कंट्रोल था इजराइल की फोर्सेज वहाँ पर गाजा पट्टी के इलाके में तैनात थी, वहाँ पानी और गैस और बाकी ज़रूरी सामान या सीवरेज लाइन के सप्लाई के लिए जो है वो पाइपलाइंस डाली गई थी। बाद में इजराइल के फोर्सेस के हटने के बाद उन पाइप्स को जमीन में से निकाल के उनका इस्तेमाल रॉकेट्स के तौर पर करने की क्षमता है वो हमास ने हासिल कर ली। इसी तरीके से ईरान की तरफ से बहुत सारे जो रॉकेट्स हैं वो चाहे कत्यूशा रॉकेट्स हों या जो दूसरे रॉकेट्स हैं जिन्हें फादी 1, फादी 2 या फादी 3 कहा जाता है, ये जो रॉकेट क्षमता है ये ईरान से हिजबुल्लाह को मिली है। लेकिन ये रॉकेट्स इतने ज़्यादा का क्षमता वाले नहीं हैं कि ये कोई बहुत बड़ा नुकसान कर सके, लेकिन ये लंबे समय तक इजराइल को परेशान करते
करते रहे हैं और इसराइल को परेशान करते रह सकते हैं। इसलिए इसका जो समाधान है वो समाधान तो बातचीत की मेज पर निकलेगा, किसी तरीके का सॉल्यूशन और रेजोल्यूशन से निकलेगा। और 2006 में हमने देखा है जब हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में सीधी लड़ाई हुई थी, 1 महीने तक ये लड़ाई चली थी, ग्राउंड फोर्सेस के ऑपरेशन चले थे, लेकिन अंततोगत्वा मामला पहुंचा था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में। और उसके बाद 1701 जो सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन हुआ था, जिसके अंदर यह तय हुआ था कि अब इसराइल की फौजें पीछे हटेंगी, हिजबुल्लाह भी इस इलाके में नहीं रहेगा और वहां पर यूएन की फोर्सेस रहेंगी। इस समय 10 देश जो हैं वो उस दक्षिणी लेबनान का जो इलाका है तो वहां पर तैनात रहते हैं आदर्श, जिसके अंदर भारत भी है, जैसा मैंने आपसे कहा। और इसीलिए भारत की चिंता है कि अगर इसमें यूएन की पोस्ट के ऊपर हमला होता है, यूएन की पोस्ट को निशाना बनाया जाता है, जिस तरीके से इजराइल ये कह रहा है कि ये यूएन की जो पोस्ट हैं, यूएन के जो दफ्तर हैं, उनकी आड़ लेकर हिजबुल्लाह यहां से हमले कर रहा है, रॉकेट दाग रहा है, ड्रोन चला रहा है। और ऐसे में या तो यूएन के फोर्सेस उन्हें रोकें या फिर इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन करेगा। तो ऐसे में एक क्रॉस फायर में फंसने का खतरा होता है। चूंकि भारत भी वहां पर तैनात है, इसलिए जाहिर तौर पर हमारी चिंता भले ही वो यूएन फ्लैग में हो, लेकिन ये भारतीय सेना के फौजी हैं, इसलिए भारत की भी चिंता जाहिर तौर पर इस चीज को लेकर होगी। और इसीलिए कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से हुई थी। साथ ही यूएन में भी भारत ने इस चीज को लेकर चिंता जताई है। और हाल ही में पिछले हफ्ते ही प्रधानमंत्री मोदी लाओस में थे आसियान के शिखर सम्मेलन के लिए, और उस मंच से भी उन्होंने कहा कि मैदान जंग से इस तरीके के मसलों के समाधान नहीं निकला करते हैं। बहुत अहम जानकारी आप दे रहे पड़े। एक आखिरी सवाल आपसे, देखिए इस परिस्थिति में अब जब अमेरिका की तरफ से थर्ड मिसाइल सिस्टम दे दिया गया है, यूएस सोल्जर को डिप्लॉय किया गया है, तो ये डिप्लॉयमेंट इसराइल के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है और हिजबुल्लाह के लिए कितनी मुसीबत बनने वाला है? देखिए, ये एक तरीके से इजराइल के प्रोटेक्शन के लिए है। अमेरिका ने कोई ऑफेंसिव लॉन्च नहीं किया है, यानी इस समय जो आक्रामक लड़ाई है, या कह लीजिए कि लेबनान के इलाके में अगर ऑपरेशन चला रहा है कोई, तो वो इजराइल चला रहा है, अमेरिका नहीं चला रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर अमेरिका का वहां मौजूद होना, अमेरिका के सैनिकों का वहां मौजूद होना, जाहिर तौर पर अगर आप किसी भी इलाके के अंदर अपने फौजियों को तैनात करते हैं तो एक तरीके से सीधे तौर पर आपका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता है। अमेरिका वैसे ही इन्वॉल्व था भूमध्य सागर से लेकर और अरब सागर के इस पूरे इलाके के अंदर अमेरिका का वैसे ही इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन अपने फौजियों की तैनाती के साथ अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ गया है। जाहिर तौर पर इजराइल को वो और मदद देगा। किसी तरीके के प्रोजेक्टाइल और मिसाइल्स अगर आते हैं तो चूंकि मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम उसने दिया है इजराइल को, इसलिए वो अपना सैटेलाइट नेविगेशन से लेकर अपनी जो खुफिया जानकारी हैं वो इजराइल के साथ साझा करेगा। इसलिए हिजबुल्लाह से लेकर हमास से लेकर हजल शाबी तक की जो तमाम समूह हैं, इनके लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर बढ़ेंगी। साथ ही बढ़ेगी मुश्किल ईरान के लिए भी, क्योंकि ईरान को और इजराइल के बीच में अगर टेंशन है, एक तरीके से उसने इजराइल को ये भी एक आश्वासन दिया है, अमेरिका का ये जो कदम है ये इजराइल को बहुत बड़ी बैकिंग देता है। यानी इजराइल जो ये कह रहा है कि वो ईरान पर वार करेगा, बजाय ईरान को रोकने के, फिलहाल इजराइल अमेरिका जो है वो इजराइल के साथ खड़ा हो गया है। यानी एक तरीके से उसने इस बात की मंजूरी दी है कि वो ईरान के ऊपर वार कर सकता है। अब ये देखना होगा कि क्या अगर इजराइल की तरफ से ईरान पर कोई वार किया जाता है, अगर अटैक किया जाता है, तो वो कहां किया जाता है। जो चर्चाएं चल रही हैं उसके अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लेकर, यानी ईरान के एयर बेसिस से लेकर ईरान के जो सैन्य ठिकाने हैं उनसे लेकर उसके पेट्रोल केमिकल बेसिस तक, और साथ ही जो ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहां तक निशाना बनाए जाने की बहुत सारी जो थ्योरीज हैं, बहुत सारी चीज़ें चर्चाओं में आ रही हैं। हालांकि पेंटागन ने भी, आपको ध्यान होगा 2015-16 के अंदर, 17-18 के अंदर भी बाकायदा पेंटागन के प्लान थे जो चर्चाओं में सामने आए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका भी ईरान को डी न्यूक्लियराइज करने के लिए वहां पर जो है स्ट्राइक कर सकता है। तो प्लान्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर अभी फिलहाल जो स्थिति नजर आ रही है, अमेरिका की इस एंट्री से स्थिति और पेचीदा हुई है। और एक तरीके से ये ईरान के लिए डिटरेंस तो जरूर है, लेकिन इजराइल को क्या ये रोक पाएगा, या इजराइल को एक तरीके से ये मंजूरी देता है, गो अहेड देता है कि आप जाके वार करिए, लेकिन हम ये रोकने के लिए वहां खड़े हुए हैं कि ईरान आपके ऊपर पलटवार न कर पाए, या एक तरीके से अमेरिका की मौजूदगी इस टेंशन को कम करने की कोशिश करेगी। जाहिर तौर पर अमेरिका की कोशिश अंदर खाने जरूर इस चीज को लेकर चल रही है कि अब इस टेंशन को काम डाउन किया जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा जो मानवीय त्रास वहां हुआ है, चाहे गाजा पट्टी के अंदर मानवीय नुकसान हुआ हो, चाहे लेबनान के इलाके के अंदर हुआ हो, उसके बाद से सवाल अमेरिका पर भी बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका अपनी मौजूदगी के जरिए कहीं ना कहीं ये भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि अब वो डायरेक्टली चीजों को कंट्रोल करे। जी
ये बहुत अहम जानकारी आप दे रहे प्रणय। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि ताज़ा हालात जो है उस पर प्रणय उपाध्याय मेरे सहयोगी लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा पूरा मामला होता हुआ दिख रहा है। बजाय इसके कि परिस्थितियां सुलझें, तनाव थोड़ा कम हो, तनाव फिलहाल बढ़ता दिख रहा है। हालांकि अब अमेरिका की फौजों की वहाँ पर सोल्जर्स के वहाँ पर डिप्लॉयमेंट के बाद क्या वाकई दोनों पर एक तरीके से दबाव बनेगा, इसको लेकर के भी आगे क्या परिस्थिति बनेगी वो भी देखेंगे। और दूसरा थर्ड जो सिस्टम दिया गया है अमेरिका की तरफ से, उसके अब वहाँ पर डिप्लॉयमेंट के बाद क्या इस तरह के मामले कम होंगे दोनों ही तरफ से, ये भी देखना एक बड़ा अहम बात होगी। और जो इस पर राजनीति हो रही है, खास करके ग्लोबल पॉलिटिक्स जो हो रही है, वो क्या इसको किसी अंजाम तक, क्या तनाव खत्म करने की स्थिति तक ला सकती है, ये बड़ा अहम सवाल है। बहुत धन्यवाद प्रणय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।